हेलो एवरीवन। मेरा नाम अदीबा है और आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। और थोड़ा सा जो हम लोग ने अभी तक पढ़ा होगा, जो हमारी नॉलेज है, वील अप्लाई दैट एंड ट्राई टू सॉल्व व्हाटएवर क्वेश्चंस वी आर पुट फॉरवर्ड टू। तो टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर इसका बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो हमारे पास, तो इससे इजी टॉपिक कुछ होगा नहीं। और नीट में इसका जो क्वेश्चंस आते हैं वो 4 से 5 क्वेश्चन तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली पूछे जाते हैं, क्योंकि दो चैप्टर्स हैं जिसमें से एक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस और एक इसका एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन में बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो केवल अभी के लिए ही नहीं, आगे के लिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन 1, rising of dough is due to multiplication of yeast, production of CO2, or emulsification or hydrolysis of wheat flour starch into sugar. Okay, तो राइजिंग ऑफ डो, क्या होता है? जैसे हमारे घर में कभी कभी केक्स या कि कुछ चीज बनाने के लिए जब डो को फर्मेंट करा जाता है, ब्रेड बनाने के लिए जब आटे को फर्मेंट करते हैं, तो उसमें हम लोग ईस्ट के ग्रैन्यूल्स मिलाते हैं। ईस्ट ग्रैन्यूल्स उस आटे में थोड़ा सा गर्म पानी करके ईस्ट ग्रैन्यूल्स को मिलाते हैं और वार्म वाटर इसलिए यूज करते हैं ताकि वो वार्म वाटर ईस्ट को एक्टिवेट कर दे। ईस्ट इज ओनली एक्टिवेटेड व्हेन a proper optimum temperature is given to it, so that is warm water. So whenever we add yeast with warm water to a dough, yeast multiplies. yeast धीरे धीरे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देती है। एज पर द क्वेश्चन, राइजिंग ऑफ डो इज ड्यू टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईस्ट, नहीं, मल्टीप्लाई करती है बट ईस्ट इतना वॉल्यूम नहीं ले लेगी कि ये जो डो है वो राइज कर जाए। ईस्ट का जो मेन काम होता है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ CO2। और वो CO2 कैसे प्रोड्यूस करती है? जो भी शुगर्स प्रेजेंट होती हैं हमारे स्टार्च में या व्हीट में, उन शुगर्स को ईस्ट फर्मेंट करती है और इथेनॉल प्लस CO2 का फॉर्मेशन करती है। और जो ये CO2 निकलती है, वो जो डो हमारा पहले लिड के साथ लगा हुआ होता है, वो डो राइज कर जाता है बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ CO2। तो rising of dough is due to multiplication of yeast. Yeast multiplies, but rising of dough is not due to multiplication of yeast. Production of CO2, yes. Emulsification is actually, emulsification term is used for fat. And what about fat? तो फैट के जो ग्लोब्यूल्स होते हैं दे आर इमल्सिफाइड, मतलब उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है। एंड फॉर व्हाट पर्पस? ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। फैट ग्लोब्यूल्स आर फर्स्ट इमल्सिफाइड, फिर उसके बाद वो इंटेस्टाइन से इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हीट फ्लावर स्टार्च इनटू शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हीट का मतलब है कि स्टार्च और शुगर में कन्वर्ट हो जाना। बट जब हमको पता है कि डो में ईस्ट है और ईस्ट स्टार्च और शुगर को कन्वर्ट करेगा इथेनॉल और CO2 में, तो इसका मतलब कि ये ऑप्शन भी गलत है। तो eliminating all of the options and then selecting the one is reduction of CO2. Question 2. Which of the following enzyme catalyze the removal of nucleotides from the end of the DNA? Reading the question properly, it says end of the DNA. By end it means
exonuclease. We actually have to remove एक डीएनए का सीक्वेंस है. अगर डीएनए के सीक्वेंस को हम लोग बीच से ब्रेक करें और अलग कर दें, वो काम कौन करता है? एंडोन्यूक्लियस. और कैसे करता है? एंडोन्यूक्लियस एक्ट्स ऑन स्पेसिफिक साइट्स, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस. पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पे एक्ट करने के बाद वो बनाता क्या है? स्टिकी एंड्स. बट व्हेन इट कम्स टू exonucleases, exonucleases are the one which are removing the nucleotide from the end of the DNA. Exo का मतलब होता है end, ठीक. Endo का मतलब होता है in the middle or in between. तो by exo, that is end, we have exonucleases. DNA ligase, ligase is used for, ligase का क्या काम होता है? जब दो sticky ends एक साथ आ जाएं, we say कि this is one and this is the other one. तो जब दो sticky ends एक साथ आ जाते हैं तो उनके बीच में बॉन्ड बनाना लाइगेज का काम होता है. Ligase is used for ligating two ends. Used for ligating or DNA fragments. Sync2 is actually a marker which is present. A marker present on the plasmid, जिससे कि एक प्लाज्मिड को हम लोग उसके ससेप्टेबिलिटी उसका चेक करेंगे कि कहाँ पर है, क्या है. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पर काम करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 3. The transfer of genetic material from one bacterium to another through the mediation of a viral vector is termed as. Okay. क्वेश्चन बोल रहा है जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर और बाय viral vector. Viral vector is bacteriophage. So what is the term which is given to genetic genetic material transfer from one bacterium to the other by some vector? That is due to बैक्टीरियोफेज. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को ट्रांसडक्शन बोलते हैं. एंड हाउ ट्रांसडक्शन टेक्स प्लेस? जब एक बैक्टीरिया पर बैक्टीरियोफेज आकर एक्ट करता है, मान लेते हैं ये एक बैक्टीरियोफेज है, ठीक, और ये हमारे पास बैक्टीरिया है. बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर डाल देता है. और जो जेनेटिक मटेरियल ऑलरेडी बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, जब वो रेप्लिकेट करेगा तो साथ में बैक्टीरियोफेज का भी रेप्लिकेट करेगा और इस प्रोसेस से प्रोटीन्स बनेंगे. वो प्रोटीन्स जो कि यूज होंगे बैक्टीरियोफेज को फिर से बनाने में. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये बैक्टीरियोफेज दोबारा से, जब ये बैक्टीरियोफेज यहाँ से निकलेगा नए बैक्टीरियोफेज की तरह, तो उसमें जो डीएनए बैक्टीरिया का था वो भी प्रेजेंट होगा. बैक्टीरियोफेज का डीएनए प्रेजेंट रहेगा, साथ में बैक्टीरिया का भी डीएनए प्रेजेंट रहेगा. और जब ये बैक्टीरियोफेज दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो वो पोर्शन डीएनए का दूसरे बैक्टीरिया में भी चला जाएगा. व्हेन दिस बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट्स अनदर सेल, मान लेते किसी और सेल को इन्फेक्ट करा, तो इस बैक्टीरियोफेज की वजह से एक दूसरे बैक्टीरिया का प्लस बैक्टीरियोफेज का दोनों का ही डीएनए ट्रांसफर हो गया. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन. एक बार फिर से देख लेते हैं. किसी एक बैक्टीरियोफेज ने एक सेल को इन्फेक्ट करा,
और कैसे करा? अपना जो डीएनए था वो दूसरे सेल में डाल दिया। जब बैक्टीरिया का डीएनए रेप्लिकेट करा तो साथ में बैक्टीरियोफेज का भी डीएनए रेप्लिकेट करा। और जब डीएनए रेप्लिकेट करा तो प्रोटीन्स प्रोटीन्स बने। कैसे बने? रेप्लिकेशन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, और फिर उसके बाद प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हुआ। प्रोटीन्स के फॉर्मेशन से नए बैक्टीरियोफेज बन गए। जब वो नए बैक्टीरियोफेज सेल को तोड़कर सेल का लाइटिक हुआ, सेल लाइसिस हुआ और बाहर निकले, तो उनमें बैक्टीरिया का भी कुछ एक छोटा सा पोर्शन ऑफ डीएनए कुछ बैक्टीरिया का भी था, और कुछ तो उन अपना बैक्टीरियोफेज का था ही। और जब इन बैक्टीरियोफेज ने किसी और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करा, मान लेते हैं बी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करा, तो उसमें ए बैक्टीरिया का डीएनए चला गया। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसडक्शन। Transduction can be specific or non-specific. And specific transduction is transfer of gene material of a specific gene of a specific gene material, or non-specific means any portion of the DNA fragment can be transferred. Okay. Second जो option है conjugation. Conjugation is actually a transfer of DNA from one bacteria to another through sex pillar. जब एक टेलिट का फॉर्मेशन होगा और उसके बाद बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होगा, दैट इज नोन एज कॉन्जुगेशन। और ये कॉन्जुगेशन कैसे होगा? मान लेते हैं एक बैक्टीरिया था, ये एक बैक्टीरिया है और ये बी बैक्टीरिया है। इन बैक्टीरिया के बीच में एक पिले का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो डीएनए इस बैक्टीरिया के पास था वो थ्रू दिस पिले इज ट्रांसफर्ड इनटू अनदर बैक्टीरिया, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज conjugation. The difference between conjugation and transduction we can see is that transduction is the transfer of genetic material through some vector, किसी और के थ्रू हो रहा है, and conjugation is transfer of genetic material directly from one bacteria to the other. So there is a huge difference we need to see. Then transformation. हम लोग ने ग्रिफिथ का प्रिंसिपल पढ़ा था, और ग्रिफिथ के प्रिंसिपल में ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज हुआ था कि जब एक बैक्टीरिया का जीन दूसरे बैक्टीरिया में एंटर करे और उसी की तरीके बिहेव करने लगे। सो इस तरीके से जो ग्रिफिथ के प्रिंसिपल में जो स्ट्रेप्टोकोकस के स्ट्रेन्स थे जो इन्फेक्ट कर रहे थे, जो डेड स्ट्रेन था और जो लाइव स्ट्रेन था, लाइव अनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन और डेड कैप्सुलेटेड स्ट्रेन, जब उन दोनों को साथ में दिया गया था तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। 4 जेनेटिक डीएनए एंटर्स इनटू द डेड स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेन और वो विरुलेंट हो गया, और जब वो विरुलेंट हो गया तो माइस की डेथ हो गई थी। So that was transformation was from Griffith experiment. Or translation, so it is a process of protein formation that is known as translation. So according to the question, the transfer of genetic material from one bacterium to another through the mediation of viral vector is termed as transduction. लोग ने एक फ्लो थ्रू के पढ़ लिया है। Question 4. Which of the given statement is correct in the context of visualizing DNA molecules separately by agarose gel electrophoresis? Okay, what is agarose gel electrophoresis? Agarose gel electrophoresis is actually a method by which हम लोग छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स जो हैं डीएनए के उनको अलग करते हैं। जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई करते हैं तो हम लोग सबसे पहले
एंडोन्यूक्लियस को यूज करके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनाएंगे डीएनए के। एक डीएनए होगा हमारे पास, उस पे एंडोन्यूक्लियस एक्ट करके फ्रैगमेंट्स में तोड़ देंगे। तो ये कई सारे डीएनए फ्रैगमेंट्स हो गए। अब इसमें से कुछ डीएनए फ्रैगमेंट्स हमारे काम के हैं और कुछ डीएनए फ्रैगमेंट्स हमारे काम के नहीं हैं। सो हाउ आर वी गोइंग टू सेग्रीगेट दिस कि ये हमारे काम का है और ये हमारे काम का नहीं है। एंड इवन अगर वो बहुत सारे फ्रैगमेंट्स हैं तो उनको सेग्रीगेट करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वी नीड अ पर्टिकुलर जीन, वी नीड अ पर्टिकुलर डीएनए फ्रैगमेंट जिससे कि आगे का काम करा जा सके। So how do we separate these DNA fragments? That is by gel electrophoresis. Okay. And what is the principle by which gel electrophoresis works? एक डायग्राम दिया है एनसीईआरटी में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, उसमें वेल्स हैं। हम मानते हैं कि ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्लेट है, बीच में अगार है और ये वेल्स हैं जिसमें हम लोग सैंपल को लोड करेंगे। सैंपल इन द सेंस कि जो हमारे पास डीएनए फ्रैगमेंट्स का पूरा सैंपल है जो हमने अलग करा, वी आर गोइंग टू लोड दैट इनटू द वेल्स। और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एनोड है। ओके। और जो हमने डीएनए यहाँ पर लोड करे हैं दैट आर नेगेटिवली चार्ज। जो डीएनए हम लोड कर रहे हैं दैट आर नेगेटिवली चार्ज। तो क्योंकि यहाँ पर अगार पूरा फिल है तो क्या होगा कि जो बड़े फ्रैगमेंट्स हैं वो वेल के पास ही रुक जाएंगे और जो छोटे फ्रैगमेंट्स हैं वो आगे एनोड के पास तक चले जाएंगे, जिससे कि हम लोग साइज के बेसिस पर डीएनए फ्रैगमेंट्स को अलग कर लेंगे। तो जो सबसे छोटा होगा वो यहाँ पहुंच जाएगा, पर जो सबसे बड़ा होगा वो तो एगरोस जेल को क्रॉस नहीं कर पाएगा या बहुत स्लोली स्लोली क्रॉस करेगा, जिसकी वजह से जो सबसे छोटा डीएनए फ्रैगमेंट है वो हमें एनोड के पास मिलेगा। तो which of the given statement is correct in the context of visualizing DNA molecules separated by agarose gel electrophoresis? DNA can be seen in visible light? No, DNA cannot be seen in visible light. हम लोगों को इसको यूवी लाइट के नीचे देखना पड़ता है। जब हम लोग इस एगरोज प्लेट को उठाकर यूवी लाइट के नीचे देखेंगे तब हमें बैंड्स दिखेंगे और ऑरेंज कलर्ड डीएनए दिखेगा। तो DNA can be seen without staining in visible light? No. Ethidium bromide stained DNA can be seen in visible light? नहीं. Ethidium bromide stained DNA can be seen under exposure to UV light? Yes. Then we are going to take this agarose gel और इसे ethidium bromide इस पर पुट करेंगे, तब UV लाइट में ये ऑरेंज कलर के DNA फ्रैगमेंट शो करेगा। क्वेश्चन 5. Restriction in restriction enzyme refers to cleaving of the phosphodiester bond in DNA by enzyme, cutting of DNA at specific position only, prevention of the multiplication of bacteriophage by the host bacteria, या all of the above. तो restriction का मतलब होता है कि हम लोग ने एक छोटे से पीस को कट करा है। The enzyme which is obtained from bacteria that recognize a specific sequence in the DNA, एक specific sequence को वो recognize करेगा और फिर वहीं पर कट करेगा at the specific site. तो cleaving of the phosphodiester bond in the DNA by enzyme, yes, phosphodiester bond जो DNA में present होंगे उनको cleave करेगा. Cutting of DNA at specific position only, yes. जो एंडोन्यूक्लियसेस हैं दे हैव अ स्पेसिफिक पोजीशन जहां पर वो काम करते हैं, दे हैव अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस वेयर दे एक्ट। सो एक स्पेसिफिक पोजीशन पर काम करना। थर्ड इज प्रिवेंशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज बाय द होस्ट बैक्टीरिया। यस, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है वो प्रोड्यूस करे जाते हैं बैक्टीरिया के थ्रू, ताकि
जब and bacteria use these enzyme to protect themselves from a viral infection जैसे कि bacteriophages और कैसे when viruses infected the bacteria जो phage है that inserts DNA into the bacterial cell for replication जैसा कि मैंने अभी बोला कि बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए बैक्टीरियोफेज इज गोइंग टू ट्रांसफर इट्स डीएनए टू द बैक्टीरिया और अब वो चाहता है कि बैक्टीरिया इसको रेप्लिकेट करे और नए बैक्टीरियोफेज का प्रोडक्शन करे तो जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं दैट एक्चुअली वर्क बाय डिग्रेडिंग बाय कटिंग by cutting the DNA fragments of the bacteriophage at a specific point, at a specific sequence. So it is actually a enzyme which is produced ताकि वो बैक्टीरियोफेज से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके तो restriction enzyme refers to cleaving of phosphodiester bond in the DNA by enzyme. Yes. Cutting of DNA at specific position only. Yes. Prevention of the multiplication of bacteriophage by the host bacteria. Yes. So the answer will be all of the above. Question 6. Which of the following is not required in the preparation of recombinant DNA molecule? ऐसा कौन सा चीज है that is not required while we are preparing a recombinant DNA molecule? So restriction endonucleases are required क्योंकि जब हम एक डीएनए को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करके प्लाज्मिड के अंदर डालेंगे प्लाज्मिड को भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे फिर प्लाज्मिड के साथ ये डीएनए अटैच होकर दूसरे बैक्टीरिया में जाकर रेप्लिकेट करेगा तभी तो हम एक नया एंजाइम या एक नया बाय प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं तभी तो हम लोग एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं तो यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस यूज हो गया जब हमने इस फ्रैगमेंट को प्लाज्मिड से अटैच करा तो लाइगेज यूज हुआ और ये तो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं ही तो किस चीज की जरूरत नहीं पड़ी वी डिड नॉट यूज ई कोलाई इज नॉट रिक्वायर्ड और कोई बैक्टीरिया भी यूज कर सकते हैं सो ई कोलाई is not required in the preparation of recombinant DNA molecule. Question 7. In agarose gel electrophoresis, DNA molecules are separated on the basis of their charge only, charge to size ratio. So, charge, negative charge DNA molecules, वही एनोड के पास ट्रैवल कर रहे थे नेगेटिव चार्ज और साइज जो बड़े डीएनए फ्रैगमेंट्स थे वो एगरोस जेल को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे या बहुत स्लोली क्रॉस कर रहे थे तो डीएनए मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉट ओनली चार्ज एंड नॉट ओनली साइज बट बोथ दैट इज चार्ज टू साइज रेशियो जितना ज्यादा चार्ज होगा और जितना ज्यादा चार्ज होगा तो उतना जल्दी एनोड के पास चले जाएंगे जितना बड़ा साइज होगा उतना धीरे ट्रैवल करेंगे तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन 8 द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन प्लाज्मिड टू सर्व एज अ वेक्टर इन जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट इज origin of replication presence of a selectable marker presence of sites for restriction endonuclease or its size. It is a tricky question क्योंकि इसमें दो आंसर सही हो सकते हैं हम लोग बोल सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्ट करना चाहिए या हम लोग बोल सकते हैं कि सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए या हम लोग बोलते हैं कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए तो सिलेक्टेबल मार्कर अगर हमको थोड़ा सा याद हो तो हमने P53 का प्लाज्मिड पढ़ा था उसमें कुछ रिकॉग्निशन साइट्स थी जिससे हम लोग रिकॉग्नाइज कर रहे थे और कुछ साइट्स ऐसी थी जहां पर एंडोन्यूक्लियस काम कर रहे थे बट द मेन साइट दैट वाज रिक्वायर्ड वाज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दैट इज ओराई एंड व्हाई ओराई इज इंपॉर्टेंट मान लेते हैं कि एक प्लाज्मिड है हमारे पास और उसमें
ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है, बट एंडोन्यूक्लियस और सिलेक्टिव मार्कर का साइट है, और हमने एंडोन्यूक्लियस पे एक्ट करा और सिलेक्टिव मार्कर्स यूज करें ताकि हम लोग उस प्लाज्मिड को आइसोलेट कर सकें। बट व्हाट इज द यूज? जब तक ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट नहीं करता तब तक दूसरे प्लाज्मिड बनेंगे ही नहीं, और जब दूसरे प्लाज्मिड बनेंगे ही नहीं तो सिलेक्टेबल मार्कर होने का कोई यूज ही नहीं है। क्या सिलेक्ट करेंगे हम? जो नॉर्मल प्लाज्मिड हमने पुट करा था एक मीडिया में, हमारे पास अभी भी उतना ही है। अगर 100 पुट करा था तो 100 ही बचा, क्योंकि वो रेप्लिकेट ही नहीं करा बिकॉज इट इज लैकिंग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो द प्रेजेंस ऑफ selectable marker or restriction endonuclease is waste. It is not useful unless and until origin of replication is present. If a plasmid is lacking origin of replication, it is not going to replicate. So if it is not going to replicate, for what are we going to use the selectable markers? For nothing. And its size is not important. Question 9. While isolating DNA from bacteria, which of the following enzymes is not required? So we have to isolate a DNA from a bacteria, which of the following enzyme is not required? कौन सा ऐसा एंजाइम है जो हम लोग यूज नहीं करेंगे? तो सबसे पहले तो एक बैक्टीरिया का सेल है, ठीक, और हम लोगों को उस सेल को सबसे पहले उसको तोड़ना पड़ेगा। तो हम सेल का ब्रेकिंग ऑफ सेल वॉल और मेम्ब्रेन इज द फर्स्ट स्टेप। देन द नेक्स्ट स्टेप इज जो इसका डीएनए है उसको बाहर लाना, एंड डीएनए इज बाउंड नॉट फ्री। तो उसको बाहर लाने के लिए हम लोगों को राइबोन्यूक्लियसेस के एंड प्रोटीएसेस का यूज करना पड़ता है। और राइबोन्यूक्लियसेस और प्रोटीएसेस का यूज क्यों करना पड़ता है? बिकॉज देयर आर राइबोसोम्स एंड प्रोटीन्स which are bound to this DNA fragment. So we have to remove ribosomes and proteins from the DNA. When we use ribonuclease and proteases, तब हमारे पास एक सिंगल फ्री डीएनए मिलता है, और इसी को हम लोग यूज करेंगे। दैट इज यूज्ड। तो फॉर फर्स्ट स्टेप lysozymes are used. Lysozymes are used to degrade the cell membrane. Okay, ribonuclease and proteases are used to free off the portion of DNA, ताकि उस पर से राइबोसोम्स और प्रोटीन्स दोनों ही हट जाए। अब जब राइबोसोम्स और प्रोटीन्स हट गए तो हमारे पास सिंगल फ्री डीएनए मिल गया, और इस डीएनए को हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करेंगे। बट व्हाट वाज द एंजाइम व्हिच वाजंट यूज्ड? दैट वाज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस का मतलब क्या है? दैट इज एक्चुअली डीएनए। तो अगर हम जो डीएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उस पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस डाल देंगे तो डीएनए लाइस हो जाएगा, टूट जाएगा। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस आर नॉट यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन। So while isolating DNA from bacteria, which of the following enzyme is not required? Lysozyme, ribonuclease, deoxyribonuclease, protease. So deoxyribonuclease is not required क्योंकि deoxyribonuclease डालने के बाद जो हमें डीएनए चाहिए था वही टूट जाएगा। तो अगर वही टूट गया एंजाइम की वजह से तो एक्सट्रैक्ट ही नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन 10. Which of the following contributed in polarizing the PCR chain technique? Popularizing the PCR technique. Which was the following? Easy availability of DNA template, availability of synthetic primer, availability of cheap deoxyribonucleotides, availability of thermostable DNA polymerase. So the answer is availability of thermostable DNA polymerase. जब हम लोग हीट करते हैं डीएनए को तो वो डीनेचर हो जाता है,
डीनेचुरल होने का मतलब कि डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो जाता है. दिस वाज डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स. बट जब हमको डीएनए टेक्नोलॉजी में स्ट्रैंड्स को रेप्लिकेट करना था, तो हमको चाहिए था कि कोई एक ऐसा एंजाइम हो जो कि एड करे हीट करने पर भी, हीट करें और डीएनए जब डिग्रेड हो या डीनेचर हो तो उसको दोबारा से यूज करा जा सके. बट as all enzymes that are present in nature, वो सब ही वो सब खुद ही डिग्रेड हो जाते हैं ऑन हीटिंग. तो हम कैसे अप्लाई करते, कैसे डीएनए को डीनेचर करते, फिर कोई एक प्रोब डालते और फिर डीएनए रेप्लिकेट करता और पीसीआर साइकिल चलती. तो उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए ही थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज आया था. थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज वाज इवन एक्टिव ऑन 74 डिग्री सेल्सियस, जबकि जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं 37 डिग्री सेल्सियस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर एट विच मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर वर्किंग. हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं उनको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, तभी वो काम करते हैं, अदरवाइज वो डीनेचर हो जाते हैं. तो in order to in order to use an enzyme which would be able to work at even 74 degrees Celsius, both are thermonuclease. So thermonuclease was the only thing that helped in popularizing the PCR. Easy availability of DNA template. So DNA template were easily available. High restriction endonucleases. वो जो प्रॉब्लम थी वो पहले ही टैकल कर ली गई थी. Availability of synthetic primers, that was also, वो भी availability of synthetic primers was also not the problem. Availability of cheap deoxyribonucleosides, that was also not a problem. कि जैसे हम लोग ने synthetic DNA primers बनाए वैसे ही हम लोग cheap deoxyribonucleosides भी बना सकते हैं. But availability of thermostable DNA polymerase was the actual thing that helped in popularizing PCR. Question 11. An antibiotic resistance gene in a vector usually help in the selection of competent bacterial cells, transformed bacterial cells, recombinant bacterial cells, or none of the other above. So, what antibiotic resistance gene in a vector is usually helping in? कैसे पता चलेगा कि जो हमने एक जीन वेक्टर डाला था वो रेप्लिकेट करा है या नहीं? तो जब हम एक बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को पुट करते हैं और बैक्टीरिया रेप्लिकेट करता है तो कॉपीज बनती हैं. बट इन कॉपीज में से कुछ डीएनए फ्रैगमेंट्स जो प्लाज्मिड है वो बैक्टीरिया का भी होगा. तो सिलेक्टिविटी कैसे आएगी, कैसे हम सिलेक्ट करेंगे कि ये प्लाज्मिड रेप्लिकेटेड प्लाज्मिड है और ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है? तो फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स. क्योंकि जो नॉर्मल बैक्टीरिया होगा इट वुड बी लैकिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन. लेकिन जो हमने न्यू प्लाज्मिड डाला होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला होगा, इट वुड बी हैविंग डीएनए रेजिस्टेंस जीन. तो जब हम लोग एंटीबायोटिक डालेंगे तो इस प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स प्रेजेंट नहीं है, उनका लाइसिस हो जाएगा और जिनमें प्रेजेंट है वो थ्राइव करेंगे, ग्रो करेंगे और उनको हम लोग आइसोलेट कर लेंगे. तो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थे that helped in selection of transformed bacterial cells. Okay. Question 12. Significance of heat shock method in bacterial transformation is to facilitate. जब बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो कौन सा ऐसा स्टेप है जो एक्चुअली हेल्प कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन में?
Binding of DNA to the cell wall? No. Uptake of DNA through membrane transport proteins? Uptake of DNA through transient pores in the bacterial cell wall? या फिर expression of the antibiotic resistance genes? No. तो बाइंडिंग ऑफ डीएनए टू सेल वॉल, ये तो एकदम ही गलत आंसर है. वी हैव टू सी कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. इसका मतलब कि जो हमारा प्लाज्मिड था, जो बैक्टीरिया के बाहर प्रेजेंट था, वो अपटेक हो जा रहा है बैक्टीरियल सेल के अंदर. तो बडिंग ऑफ द डीएनए टू द सेल वॉल, बडिंग ऑफ डीएनए टू द सेल वॉल इज यूजलेस, किसी काम का नहीं है. अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के थ्रू अपटेक या फिर अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू ट्रांजिएंट पोर्स इन द बैक्टीरियल सेल वॉल. मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू अपटेक नहीं होगा, क्योंकि अगर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू अपटेक हो रहा होता तो हमें बाहर से कुछ भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई देने की जरूरत नहीं पड़ती. बट इट वाज ऑब्जर्व्ड कि जब बैक्टीरिया में पोर्स क्रिएट कर दो थ्रू सम केमिकल और थ्रू सम फिजिकल मेथड और हीट शॉक दे दो, तो इन पोर्स के थ्रू जो प्लाज्मिड है उसका अपटेक हो जाता है. और जब ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर चले जाते हैं तो दे स्टार्ट रेप्लिकेटिंग. So the role of significance of heat shock method in bacterial transformation is to binding of the DNA to the cell wall, not at all. Uptake of DNA through membrane transfer proteins, no. अगर अपटेक हो रहा होता यूजुअली ही तो हम लोगों को हीट शॉक देने की जरूरत नहीं पड़ती. Uptake of DNA through transient pores in the bacterial cell wall, and by what method these pores are created? Bivalent calcium. जब हम लोग बाइवेलेंट कैल्शियम डालेंगे तो बाइवेलेंट कैल्शियम इज गोइंग टू क्रिएट सम ट्रांजिएंट पोर्स इन द सेल वॉल, और जब हम लोग हीट शॉक दे देंगे तो उस हीट शॉक की वजह से जो बाहर डीएनए है विच इज प्लाज्मिड, इट इज गोइंग टू बी देयर इन इनसाइड द सेल. Question 13. The role of DNA ligase in the construction of a recombinant DNA molecule is formation of phosphodiester bond between the two fragments, formation of hydrogen bonds between sticky ends of DNA fragments, okay, formation of all purine and pyrimidine bases, none of the above. Ligation of all purine, none of the above. DNA ligase. DNA ligase एक enzyme है through which two DNA fragments are ligated. And by what method? By formation of phosphodiester bond between the two DNA fragments. Question 14. Which of the following bacteria is not a source of restriction endonuclease? कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है which is not the source of restriction endonuclease? Haemophilus influenza, Escherichia coli, Entamoeba coli, and Bacillus aeruginosa. So Entamoeba coli is actually a protozoa. उन्होंने बैक्टीरिया पूछा है, Entamoeba is a protozoa. So that is not going to be the source for endonuclease enzyme. बाकी Haemophilus influenza is a bacteria, Escherichia coli is a bacteria, Bacillus aeruginosa is a bacteria, but Entamoeba, you can see Entamoeba, amoeba आ रहा है इसमें, तो it is not a source for restriction endonuclease. Which of the following steps are catalyzed by Taq DNA polymerase in PCR? Okay, Taq DNA polymerase, it is thermostable polymerase. तो वो हेल्प किस चीज में हेल्प करेगा इन द पीसीआर? denaturation of template of DNA, annealing of the primers to the template, extension of primer end on the template. तो extension of the primer end on the template is the correct answer. जब PCR, that is polymerase chain reaction, when we apply a polymerase chain reaction, तो उसमें करते क्या है, डीएनए फ्रैगमेंट्स को सबसे पहले डीनेचर करते हैं. डीनेचर करने से जो एंड्स थे डीएनए के
वो फ्री हो जाते हैं. Now, annealing of the primers to the template DNA. These are the template DNA which are created. Annealing means attaching. तो हम लोग प्राइमर्स को, जो परफॉर्म प्राइमर्स है हमारे पास, मान लेते हैं कि ये प्राइमर्स थे और ये हमारा डीएनए. सो दे बाइंड टुगेदर और इसके बाद ये रेप्लिकेट कर जाएगा एंड मिलियंस टू ट्रिलियंस ऑफ कॉपीज इस डीएनए के बनने लगेंगी. तो दैट रेप्लिकेशन इज हेल्प बाय टॉक पॉलीमरेज. So extension of primer end on the template DNA, that is aided by Taq polymerase. Question 16. A bacterial cell was transformed with a recombinant DNA molecule that was generated using a human gene. However, the transformed cell did not produce desired protein. Reasons could be. They are trying to say कि उन्होंने एक बैक्टीरिया के अंदर एक आरडीएनए डाला that was generated by using a human gene. However, the transformed cells did not produce desired proteins. जो transformed cell थे उन्होंने desired proteins नहीं बनाए. And what could be the reason behind that? Human gene may have intron which bacteria cannot process. Amino acid codons for humans and bacteria are different. Human protein is formed but degraded by bacteria. या फिर all of the above. Okay. Human protein is formed but degraded by bacteria. That is not possible. Amino acid codons for humans and bacteria are different. No. Amino acid codons जो humans में होते हैं वही बैक्टीरिया में होता है. जो डीएनए का कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो जिस चीज से डीएनए बना है, दैट इज सेम फॉर ऑल. इट इज यूनिवर्सल. इसीलिए डीएनए एंड आरएनए आर द यूनिवर्सल थिंग जो हर बैक्टीरिया, हर ह्यूमन सेल या किसी भी लिविंग सेल में मिलेगा. Human gene may have introns which bacteria cannot process. Introns are the interruptions. जो ह्यूमन का जीन है उसमें इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दो टाइप के जीन प्रेजेंट होते हैं. कुछ इंट्रॉन्स आर द इंटरप्शंस एंड एक्सॉन्स आर द एक्चुअल डीएनए फ्रैगमेंट्स जो कि हम लोग यूज करते हैं इन डीएनए रेप्लिकेशन. बट इंट्रॉन्स शुड बी स्प्लाइस्ड. अगर हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा है तो उसमें पता होगा कि DNA fragment, a human DNA fragment has two types of DNA, that is exons and introns. जो introns होते हैं that are the interruptions between a DNA. Interruptions या introns को हटाना पड़ता है. इसीलिए वहां पर एक प्रोसेस होता है that is maturation का प्रोसेस, जहां पर हम लोग introns को हटाते हैं और exons को मिलाकर एक नया DNA का फॉर्मेशन करते हैं. स्प्लाइसिंग जिसे बोलते हैं, और कैपिंग कॉनाइलेट साइक्लेज को ऐड करना ताकि डीएनए स्टेबल हो जाए. तो अगर किसी जीन में इंट्रॉन्स रह गए तो प्रॉब्लम क्या होगी कि वो तो कोड नहीं करेगा, वो रेप्लिकेट नहीं होगा. तो अगर वो रेप्लिकेट नहीं होगा तो फिर वो प्रोटीन्स भी नहीं बना पाएगा. और अगर वो रेप्लिकेट हो भी गया तो इंट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता. इंट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड और शुड बी प्रोसेस्ड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन के लिए हमें एक प्रॉपर डीएनए सीक्वेंस चाहिए. इंट्रॉन्स आने की वजह से टीआरएनए उस पर सही से नहीं काम करता. टीआरएनए कैन नॉट मूव और फिर प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो सकता. Question 17. Which of the following should be chosen for best yield if one were to produce a recombinant protein in a larger amount? Which of the following should be chosen? क्या चूज करना चाहिए हमें फॉर द बेस्ट यील्ड, सबसे अच्छा यील्ड करने के लिए रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स को, और बहुत ज्यादा अमाउंट में. जो लैबोरेटरी में होता है दैट इज इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी मीनल अमाउंट. तो लैबोरेटरी फ्लास्क ऑफ लार्जेस्ट कैपेसिटी, नो, नॉट एट ऑल. लैबोरेटरी फ्लास्क में कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट.
a stirred tank bioreactor, a continuous culture system, या फिर any of the above. तो a continuous culture system is very important, जिससे कि लार्ज अमाउंट ऑफ हम लोगों को यील्ड मिलेगा, जिससे सबसे ज्यादा यील्ड मिल सकता है, दैट इज कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम. अगर कल्चर सिस्टम ही रुक जाए तो रेप्लिकेशन रुक जाएगा, और फिर जो जितना हम लोगों को डीएनए फ्रैगमेंट चाहिए, जितनी हमको यील्ड चाहिए, वो रुक जाएगी. क्वेश्चन 18. Among the following, which was awarded Nobel Prize for the development of PCR? It is a theoretical question. Herbert Boyer, Curie Millis, Arthur Kornberg. So that is Curie Millis. Which of the following statement does not hold true for restriction enzymes? It recognizes a palindromic nucleotide sequence. It is an endonuclease. It is isolated from virus. It can produce the same kind of sticky ends in different DNA molecules. Question 19. Endonucleases. Endonucleases are produced by bacteria. First of all, they are produced by bacteria. Second of all, endonucleases, they act restriction enzymes are endonucleases. दूसरा, endonucleases act at a specific point. कोई एक स्पेसिफिक जगह होगी जहां वो एक्ट करेंगे, और वो स्पेसिफिक जगह पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है. जब एंडोन्यूक्लियस को ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिलता है, तो वो उस डीएनए को उस डीएनए पर एक्ट करके उन डीएनए फ्रैगमेंट्स को अलग कर देते हैं. और जैसे कि एक्सोन्यूक्लियस पूरा डीएनए फ्रैगमेंट अलग कर देता है, endonucleases, they act in a very different manner. वो कुछ इस तरीके से फ्रैगमेंट्स बनाता है, जिससे कि एक ये एंड और एक ये एंड खाली रह जाता है, और इससे स्टिकी एंड बोलते हैं. कि जब ये दो एंड्स एक दूसरे के पास वापस से आएंगे, तो इनको लाइगेट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इनका सीक्वेंस भी एक ही होगा. जो ये सीक्वेंस चाहिए, दैट विल बी सेम, जिसकी वजह से वो अपने आप हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाकर लाइगेट हो जाएंगे. तो according to the question, which of the following statement does not hold true for restriction enzyme? It recognizes a palindromic nucleotide sequence. It does recognize the palindromic nucleotide sequence. ने पढ़ा भी. Second, it is an endonuclease. Yes, it is an endonuclease. It is going to act in between the nucleus, in between the DNA fragment. It is isolated from virus. So it is not isolated from virus. Endonucleases are produced by bacteria. And for what purpose? Bacteria बनाता है एंडोन्यूक्लियस, ताकि जब बैक्टीरियोफेज किसी भी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, और जब वो अपना डीएनए सीक्वेंस बैक्टीरिया के अंदर डाले, तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स उस बैक्टीरियोफेज के डीएनए के सीक्वेंस उस बैक्टीरियोफेज के डीएनए में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ढूंढे और उसका लाइसिस कर दे, ताकि बैक्टीरियोफेज का रेप्लिकेशन रुक जाए. तो it is isolated from virus? No. It can produce the same kind of sticky end in different DNA molecules. Yes. वो same kind of sticky end बना रहा था, तभी we were using it for the recombinant DNA technology. Okay. Thank you so much. In next session, we'll cover short answer type questions.